मैं एक अमीर आदमी के घर मुलाजमा थी। वो आदमी रोज मेरी अम्मी को कहते कि लोग हैरान होते हैं कि बड़े लोग घर की मुलाजमाओं से शादियां कैसे कर लेते हैं, जबकि वो ना पढ़ी लिखी होती हैं और ना खानदानी लिहाज से उनके बराबर होती है। लेकिन ऐसी अनहोनी होती रहती है। मेरी कहानी भी कुछ इसी तरह की है, जिसे सुनकर आप एक दफा तो जरूर हैरान हो गए। हम रहीम यार खान के एक गांव में रहा करते थे। वालिद कोई काम नहीं करते थे। हम दो बहनें थीं। बड़ी बहन की शादी वालिद साहब ने अपने भतीजे से कर दी, जबकि उसकी उम्र इस वक्त सिर्फ 14 बरस थी। इस बेचारी को एक जवारी के प्ले बांध दिया गया था। जिस इलाके से हमारा ताल्लुक है, वहाँ आज भी गुर्बत आम है और वहाँ जुए की लत भी आम है। अक्सर मर्द के होते हैं, सारा दिन उधर उधर फिरते रहते, टोलियों की शक्ल में बैठकर जुआ खेलते हैं, जबकि औरतें मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पेट पालती हैं। यहाँ तक कि हमारे कुछ अजीज तो भीख भी मांगते हैं। ज्यादातर हमारे रिश्तेदार रोजी रोटी की तलाश में बड़े शहरों की तरफ नकल मकानी कर जाते हैं। मेरे खाला का खानदान कराची गया तो उनको मेहनत मजदूरी के एवज अच्छे पैसे मिलने लगे। खाला की 4 बेटियां थीं। वो माँ के साथ कोटेउहे में घरेलू काम काज करने लगे। एक बिटार कशा चलाता और दूसरा दर्जी की दुकान पर बैठ गया, जबकि खालू चौकीदारी करने लगे। जब घर का हर फर्द कमाने लगे तो मुफलिसी को भागते हुए देर नहीं लगती। जब खाला और उनके घर वाले आते तो उनके टेट देखने के लायक होती। वो सब अच्छे कपड़े और हुलिये से खुशहाल घर के अफराद नजर आते। पड़ोसी और रिश्तेदारों की निगाहों में भी इज्जत मिलने लगी। उधर हमारे घर 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से पूरा होता था। खाला ने जब हमारे हालात देखे तो उम्मी की हिम्मत बंधाई कि मेरे साथ तुम भी कराची चलो, वहाँ कोटेउहे में काम मिल जाता है, तनख्वाह भी अच्छी मिलती है। तुम्हारी गानों में ना कोई जमीन है और ना रोजी कुशादा है, फिर वैसे भी यहाँ क्या रखा है। भूख और लाचारी के सिवा यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ ने अब्बा से जिक्र किया। वो बोले, मैं तो अपनी मिट्टी में ही दफन हूँगा, पर देश के धक्के खाने क्यों जाऊं। तुमने जाता है तो जानो, मुझे कोई एतराज नहीं। हाँ, मुझे हर माह 5-7 हजार रुपए खोल दिया करता था कि मैं यहाँ पर अपना गुजारा कर सकूं। तुम्हारे जाने के बाद मुझे यहाँ भीख ना मांगनी पड़े। ये सौदागर चा महंगा था, पर माँ को महंगा ना लगा के बदले में शहर जाकर कमाने की इजाजत मिल गई थी। वो मुझे और छोटे भाई को लेकर खाला के हमरा कराची आ गई। वो यहाँ बड़े बड़े बंगलों के करीब एक कच्ची बस्ती में किराए के मकान में रहती थी। कुछ दिन में खालिए के साथ रहना पड़ा। उनकी एक बेटी मेरी हम उम्र थी, जो करीबी स्कूल में पढ़ने जाती थी। वो 5वीं क्लास में थी। मुझे भी पढ़ने का शौक था। मैंने जिद की कि मैं समीना के साथ स्कूल जाऊंगी। खाला ने माँ से कहा, स्कूल की फीस मामूली सी है, जब तक कोई काम नहीं मिलता उसे स्कूल में दाखिल करा दो। 4 जमातें पढ़ लेगी तो तुम्हें दुआएं देगी। यूं उन्होंने मुझे स्कूल में दाखिल करा दिया। वालिदा का ख्याल था कि मैं उनके साथ कोटेउहे में जाकर उनका हाथ बटाओहेगी, क्योंकि वालिद और बड़े भाई को हर माह गांव रकम भिजवाने का मुआहदा हो चुका था। यहाँ हमारे प्ले कुछ न था, जबकि गुर्बत ही कि बेतहाशा इमली की चली आती थी।
हम दोनों माँ बेटियां इस भरी हुई डाइन से निमटने में है बस नजर आती थी। जल्द ही खाला के तुफैल से माँ को काम मिल गया। 3 घरों में झाड़ों पर नीचे लगाती थी। एक घर में रोटी पकाने जाएं तो मैं उन कोठी वालों का बच्चा कुछ खाना मिल जाता था। चंद घरों के बर्तन और कपड़े धोकर वो शाम ढले थकी हारी आती हमारे लिए, कभी बासी तो कभी ताज़ा खाना लेकर आती थी, तो हम 3 नफूस पेट भर लेते थे। इस इलाके के मकीन खुशहाल थे। यहाँ पर काम वालियों को मासियाँ कहा जाता था। उन्हें मेहनत का मुआवजा अच्छा देते थे। वालिदा भी 15 से 1000 माहाना तक कमाने लगी थी। ये कड़ा वक्त था। मैं चाहती थी कि मैं इस मुश्किल वक्त में उनका साथ दूं, मगर मुझ पर तो पढ़ाई का भूत सवार था। स्कूल से लौटती तो खाना खाई या ना खाई, मगर इस घर में फौरन से जाना पड़ता। जहाँ माँ काम कर रही होती, वो झाड़ू लगा रही होती तो मैं बर्तन धो देती, कपड़े हम मिलकर धो लेती। यूं मैंने माँ का साथ दिया और पढ़ाई भी जारी रखी। मैं स्कूल भी रोजाना जाती। अब मैट्रिक में पहुंच गई थी। वहाँ मेरी एक सहेली बन गई। वो मेरी हम उम्र थी, इसका हमजारा था। मैंने इसे अपने सारे हालात बता दिए थे। वो एक बड़े घराने से ताल्लुक रखती थी। एक रोज इसके भाई की शादी में गई तो वहाँ उसकी ममानी ने मुझे देखा और कहा कि अगर तुम स्कूल के बाद मेरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दो तो मैं तुम्हें नहीं दूंगी, और फीस भी अच्छी खासी दूंगी। मैंने फौरन हामी भर ली कि लोगों के घरों के झूठे बर्तन धोने से तो ट्यूशन पढ़ाना अच्छा था। इस खातून का नाम तो बेगम शहर था, मगर वहाँ पर सभी लोग उन्हें मुख साहिब की बेगम कह रहे थे। मकान ज़ियाद थे। मकान ज़ियाद दूर न था। लामा ने भी मुझे खुशी से इजाज़त दे दी थी। अब मैं रोज उनके घर शाम को 4 बजे जाने लगी। इनके 3 बच्चे थे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे। उर्दू कमज़ोर थी। उन्हें मैं उर्दू और इस्लामियात पढ़ाने लगी। उन दिनों मेरी उम्र 16 बरस थी। रंग तो मेरा बचपन सीन इतनी थी कि लोग मेरी सूरत लुका करते थे। कद काट भी अच्छा था। बेगम शहनाज के घर में उनके शौहर और बच्चों के अलावा सिवाय नौकर के कोई न था। मुख साहिब बहुत बावकारी ही गोरा चिट्टा था। मैं खूबसूरत और संजीदा किस्म के आदमी थे। वो मेरी तरफ नजर उठाकर भी ना देखते थे। मेरा ताल्लुक महज उनकी बेगम और बच्चों से था। बच्चे भी सुलझे हुए थे, मुझसे तमीज से बात करते और जो मैं सबक देती वो जल्दी से याद कर लेते। अगर कभी बेगम शहनाज घर पर ना हो तो मुख साहिब का मुलाजिम गेट पर यह कहकर मुझे वापस भेज देता कि बेगम साहिबा और बच्चे आज घर पर मौजूद नहीं। अब कल आएगा। मैं घर आ जाती और जब मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर फारिग होती तो उन्हीं के घर बैठ जाती, क्योंकि उम्मी जान जब काम से फारिग हो तो मुझे उनके घर से वापसी में साथ लेती जाती। रफ्ता रफ्ता हम माँ बेटियां बेगम साहिबा से मानूस होती गई। वो बहुत अच्छी फितरत और रहीम दिल खातून थी। वो हमारी माली इमदाद भी कर दिया करती थी। ऐसे हमारे घराने की कोई बात छुपी हुई नहीं थी। यूं हम माँ बेटी इस घराने के शदाई और गिरदीदा हो गई। जब अपनी बेगम के जरिए मुख साहिब को हमारे हालात का इल्म हुआ तो इंसानी हमदर्दी के तहत वो मेरी माँ को मकान के किराए की मद में अलहदा से रकम देने लगे। खाला का मकान उनके कुंबे के हिसाब से छोटा पड़ता था, लिहाजा में अपना अलहदा ठिकाना लेना पड़ा था।
मगर एक कमरे का किराया भी यहाँ 8,000 से कम न था। मुल्क साहिब की माली मदद से हमारे दिन फिर गए और वालिदा की मेहनत मजदूरी की रकम किराए में जाने की बजाय अब हमारे काम आने लगी। अब हमारे दिन फिरते जा रहे थे, हम अच्छा खाते और अच्छा पहनने के लायक हो गए। पाखा और एक पर अताईवी भी खरीद लिया। घड़ियाल और ज़रूरत की इंतहाई ज़रूरी अशिया भी हमने खरीद ले। दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे। एक रोज़ मेरी सहेली नारा हमारे घर आई। इसने मुझसे कहा कि क्या तुम मेरे मामू के घर में कुछ दिन काम करोगी। मेरी मुमानी 3 माह के लिए अपने मैके फैसलाबाद चली गई हैं। बच्चे गर्मियों की छुट्टियां अपने नाना नानी के घर गुजारेंगे। मामू घर में अकेले हैं। तुम और तुम्हारी वालिदा को बुलाया है। जब तक मेहमानी नहीं आ जाती तुम लोग उनका घर संभाल लोगी। वो तुम्हें इसका अलग से मुआवजा देंगे। इनकार की कहाँ गुंजाइश थी। उनके हम पर पहले भी बहुत एहसानात थे। मैंने वालिदा को बताया और अगले दिन से हम बेगम शहर की कोठी पर काम पर जाने लगे। 2 माह पलक झपकते गुजर गए। मुल्क साहिब की बेगम बच्चों के साथ लौट कर आ गई। उनके साथ उनकी पुरानी मुलाजमा मौजूद थी जो फैसलाबाद से आई थी, लिहाजा अब उनको वालिदा की ज़रूरत न थी। मेरे भी मैट्रिक के इम्तिहान होने वाले थे। मैं फारिग न थी जब बेगम शहनाज ने कहा कि तुम कभी कभार आ जा करो, कुछ काम रह जाते हैं जो तुमसे कर लिया करूंगी। मुझे बेगम के पास गए 15 रोज हो चुके थे कि एक रोज मेरी सहेली आई और बोली, मामू तुम्हें बीमार है। वो क्यों? मुझे अपने कानों पर यकीन न आया। मुझे लगा कि मजाक कर रही है। तभी वजाहत चाहिए। मामुआ मुमानी ने बुलाया है। मामू ने बुलवाया है। मुमानी तो अस्पताल में दाखिल हैं, उनका ऑपरेशन हुआ है। खैर मुझे जाना पड़ा। पहली बार मेरी मुल्क साहिब से बराह रास्त गुफ्तगू हुई। वो कभी अपनी बेगम के लिए यखनी बनाने को कहते और कभी अपने कपड़े इस्त्री कराते। मुझसे अपनी पसंद का खाना भी पकवाते। बेगम की आबाई शहर वाली मुलाजमा गलाहे बीबी उनके साथ अस्पताल में रहती थी और घर का बेशतर काम मुझे संभालना पड़ता था। बेगम तकरीबन 1 माह अस्पताल में रहे। इस दौरान में मुल्क साहिब बच्चों के पास सुबह से शाम तक उनके यहाँ होती थी। वालिदा ने कई और एरोहे के काम पकड़े हुए थे, लिहाजा वो मुझे तन्हा शहनाज बेगम के घर भेज देती थी कि देखा भाला घराना था और उन लोगों पर वालिदा को पूरा एतबार था। बेशक मुल्क साहिब ने उनके एतबार को भी ठेस नहीं पहुंचा था, लेकिन जब मेरे इम्तिहान खत्म हुए एक रोज मुल्क साहिब की बहन हमारे घर आए। एक अमीरजादी को अपने गरीब खाने पर देखकर हम परेशान हो गए। आखिर उनके आने का मकसद क्या है? वालिदा जल्दी से बाजार गईं और उनके खाने के लिए कुछ लेकर आए। इतनी देर में मैंने के लिए चाय बनाई थी। इधर उधर की बातें करने के कुछ देर बाद उन्होंने अपना मुद्दा बयान किया कि बीमारी के सबब बेगम शहनाज मैके चली गई थी, लिहाजा मुल्क साहिब को हमारी ज़रूरत दरपेश आई थी। मुल्क साहिब चाहते थे कि मैं और मेरी वालिदा दिन रात इनके घर में रहें और घर की देखभाल करें। अम्मी ने कहा उनके घर तमाम वक्त के लिए नहीं ठहर सकती, वरना बाकी के 4-5 घरों का काम छूट जाएगा तो गुजारा कैसे होगा। अगर तुम नहीं आ सकती तो अपनी बेटी राबिया को भेज दो, मलिक साहिब ने कहा है।
लेकिन ऐसे मुनासिब नहीं है। एक घर में ये रात दिन कैसे अकेली रह सकती है। तभी मुख साहिब की बहन बोली कि इसका भी हल है, तुम अपनी बेटी की शादी मुख साहिब से कर दो। मुख साहिब भी तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहते हैं। ये कैसे मुमकिन है। मेरी माँ सकते में आ गई। अब हम गरीबों से मजाक कर रही हैं। भला हम गरीबों में ऐसी क्या खूबी है जो एक दौलतमंद शख्स मेरी बेटी से शादी का ख्वाहिशमंद है, जबकि उनकी बीवी और बच्चे मौजूद हैं। दरअसल बात यह है कि भाई शहनाज को डॉक्टरों ने एक ऐसी बीमारी बताई है जो लाइलाज है। अब बात समझ में आई। इनको अपने बच्चों की देखभाल के लिए मुनासिब खातून चाहिए थी, और ऐसी खातून उनको अपने हमपला घराने से भी मिल सकती थी, जबकि गुर्बत हमारे घर की रानी थी। ऐसे में कब कोई दौलतमंद गरीब को घास डालता है। मुख साहिब इतने बूढ़े न थे कि कोई अच्छा रिश्ता ना। मुख वालिदा ने कहा कि बेगम शानाना एक अच्छी खातून है, इनके हम पर बहुत एहसानात हैं। जब तक वो हयात हैं मुख साहिब को दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वैसे भी जब तक मैं उनकी बेगम से ना पूछ लूं कोई जवाब नहीं दे सकती। वो खातून चली गई। 15 रोज बाद वो फिर आए और कहा कि भाईजान बहुत बीमार हैं और उनके बच्चों की हालत बुरी है, एक बार आकर खुद देख जाएं। उनके एहसानात जारी थे, लिहाजा में और वालिदा मुख साहिब को देखने गए। वो वाकई प्यार थे और उनकी बहन अपना घर छोड़कर उनका साथ दे रही थी। वालिदा ने कहा, आप यहाँ मौजूद हैं तो राबिया आकर हाथ बटा दिया करेगी। दूसरे रोज हसब वदा जब मैं उनके घर गई तो मुख साहिब की तबीयत अच्छी थी। मुझे देखा तो खुश हुए। अखलाक और तहजीब तो इस घराने की बांदी थी। वो बोले, राबिया उत्तम, कम अज कम एक दिन बाद तो बच्चों को देखने आ जाया करो और बेखौफ होकर आया करो। अगर मैं गलत आदमी होता तो रिश्ते का पैगाम अपनी बहन के हाथ ना भिजवाता। दे सकती हो। मैंने उनकी तकलीफ को अपने दिल में दर्द की तरह महसूस किया, मगर खामोश रही। मुख साहिब सरवत होने के साथ खूबसूरत भी थे। मैं उनके घर जितना वक्त रहती, उन्होंने भी मेरे साथ गैर अखलाकी बात ना की। हमेशा शर्म व लिहाज की पासदारी कायम रखी। उनकी बेगम आ गई। उनकी सेहत अब कदरे बेहतर थी। मैं 4 साल उनके घर जाती रही। साहिब ने इसके बाद भी मुझसे कलाम न किया। अलबत्ता मुझे देखकर एहतराम में वो कुर्सी या सोफे पर बैठे होते तो उठ खड़े होते। मगर कुछ अरसे बाद उनकी बेगम एक बार फिर बीमार पड़ गई और मैं के चली गई तो उनकी बहन और भाभी 2 बार दुरुस्ती के लिए मेरी वालिदा के पास आईं। शायद मलिक साहिब को मुझसे मोहब्बत हो गई थी। उन्होंने बताया कि बेगम शदीद बीमार हैं और बच्चों को राबिया की अशद जरूरत है। हमारा भी इसी गुर्बत में कोई पुरसान हाल ना था। उनकी बीवी से मुझे कोई हद ना था। बस ये नसीब की बात थी कि वो शदीद बीमार थी और उन्होंने खुद ही मुख साहिब को दूसरी शादी की इजाज़त दे दी थी। बेगम साहिबा खुद चाहती थी कि मुख साहिब दूसरी शादी कर लें ताकि उनके बच्चों की परवरिश और तरबियत ठीक से हो सके, और मैं मुख साहिब को अपने बच्चों के लिए मैं मौजू लगी थी। और जबकि इस दौलतमंद शख्स से हमारी गुर्बत दूर हो सकती थी। एक दिन मेरी माँ को किसी ने बताया कि मुख साहिब की बीवी का फैसलाबाद में इंतकाल हो गया है। वो सब वहाँ गए हुए हैं। हम उनके घर गए।
कोठी के गेट पर ताला लगा था। पूरे 15 रोज बाद वो वापस लौटे। चौकीदार को भेजकर उम्मी को बुलवाया और कहा कि मेरी शरीक हयात वफात पा चुकी है। इनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं आपकी बेटी से शादी कर लूं। अब आप क्या कहती हैं? मुझे जवाब चाहिए। वालिदा बोले कि मैं सोच कर जवाब दूंगी। नेहा दरअसल आबा की रजा के बगैर कोई कदम नहीं उठा सकती थी। उन्होंने खाला और मामू को गांव भेजा था कि वो लिया को राजी करे। पहले तो वो राजी ना हुए, फिर पैसे के लालच में हाँ कर दी। यूं मीर इनका मुख साहिब से हो गया। लोगों ने बहुत बातें बनाई कि मुल्क की मत मारी गई है, अशकी ने अंधा कर दिया है जो एक मासी की बेटी से शादी कर ली है। इस पड़ोस के लोगों ने बेजारी दिखाई और मलना जलना तर्क कर दिया, मगर मुख साहिब ने किसी की परवाह न की। वो कहते थे कि ये गरीब लोग जरूर हैं मगर मेहनत करके रोजी कमा रहे हैं। ये लोग अपनी इज्जत का सौदा नहीं करते। मैंने एक गरीब मगर शरीफ लड़की से शादी की है तो क्या जुर्म किया है? लड़की बासलीका और पढ़ी लिखी है, मेरे बच्चों का अच्छी तरह ख्याल रखती है, घर संभालती है और खिदमत गुजार है, मुझे ज़हनी सुकून देती है और मेरी मरहुमा बेगम की भी यही ख्वाहिश थी। और अब मुझे क्या चाहिए? मैं मुख साहिब की मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इज्जत दी और जिंदगी का हर सिख दिया, हर खुशी दी है। बदले में मैंने उनके बच्चों को सगी माँ जैसा प्यार दिया। वो अक्लमंद हैं, जानते हैं कि दूसरी औरत अगर सौतेली माँ बनकर घर आ जाती तो बहुत कम बच्चों को वैसा प्यार देती जितना कि उनको मुझसे मिला।